नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव में एनडीए को भले ही पूर्ण बहुमत मिला हो, पर उत्तर प्रदेश में भाजपा की करारी हार कोई पचा नहीं पा रहा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन भावनाओं को समझ नहीं पाए? क्या जनता में उनकी पकड़ ढीली हो गई या फिर अपनों ने ही उन्हें डुबोने का काम किया? यह सवाल ऐसे हैं जिन पर मंथन और चिंतन दोनों की ज़रूरत है। मोदी की 400 पार की गारंटी में उत्तर प्रदेश एक मजबूत पिलर था, लेकिन योगी के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले यानी चुनाव नतीजों में यह गारंटी भरभरा कर गिर गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सियासत से जुड़े कई नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि टिकट बंटवारे में योगी की भूमिका को सीमित रखा गया। राज्य स्तर से 55 सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट के बावजूद सभी सांसद टिकट पाने में कामयाब हो गए। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या भाजपा हाईकमान योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप के पक्ष में नहीं है? क्या योगी की बढ़ती लोकप्रियता और मोदी के बाद उनके विकल्प की बात कुछ लोगों को पच नहीं रही? कहा तो यहां तक जाता है कि योगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओपी राजभर को साथ लाना नहीं चाहते थे, पर हुआ इसके उलट। उनके फैसले को ही पलट दिया गया। यही नहीं, योगी की भूमिका भी चुनाव से पहले प्रचार में सीमित रखी गई थी, लेकिन पहले और दूसरे राउंड में नुकसान की खबरें आईं तो उन्हें सक्रिय किया गया। बड़ी बात यह भी है कि 2 से 3 बार सांसद रह चुके ज़्यादातर लोगों को रिपीट कर दिया गया। इसका असर यह हुआ कि लोग घरों से ही नहीं निकले और उन्हें हार मिली। हालांकि सीएम योगी ने चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने चुनाव प्रचार में कुल 169 रैलियां की, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन और 13 रोड शो भी किए। फिर भी नतीजा पश्चिम से लेकर पूरब तक हैरान करने वाला है। हालांकि यहाँ एक तथ्य ये भी है कि गोरखपुर मंडल में भाजपा अपना किला बचाने में सफल रही। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बांसगांव में भाजपा को जीत मिली। योगी की मेहनत का असर गोंडा और डुमरियागंज में भी दिखा, लेकिन फिर भी यह कहानी सिमट गई। भाजपा के 7 केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही योगी सरकार के 2 मंत्री भी चुनाव हार गए। यहां तक कि भाजपा अयोध्या सीट को ही ना बचा पाई और धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी बमुश्किल चुनाव जीत पाए। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार के तमाम कारण सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का मुस्लिम, यादव और पिछड़ा दलित समीकरण काम कर गया। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को उसके कोर वोटर्स का वोट ही नहीं मिला, जिनमें सबसे खास राजपूत वोटर्स रहे। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी वाला बयान काम कर गया। केजरीवाल ने ऐन चुनाव के बीच कहा था कि बीजेपी फिर आई तो योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी, ठीक उसी तरह जिस तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया। इस तरह राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक में बीजेपी को हुए नुकसान में राजपूत वोटर्स की नाराजगी का कारण बताया जा रहा है। कुछ ऐसे ही कारणों से सोशल मीडिया में अचानक ऐसे चुटकुले और मीम्स दिखाई देने लगे, जिन्हें देखकर लगता है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन चुनाव में बीजेपी की हार के लिए जिम्मेदार बने। इसमें साध्वी निरंजन ज्योति और बहुत कम वोटों से जीतने वाले साक्षी महाराज के बयानों का भी सहारा लिया जा रहा है, जिन्होंने यूपी में चुनाव नतीजों से लेकर भीतरघात का आरोप लगाया है। राजनीतिक पर्यवेक्षक कहते हैं कि चूंकि इन चुनावों में जीत का श्रेय योगी आदित्यनाथ को दिया गया था, इसलिए उन्हें इस निराशाजनक प्रदर्शन की भी जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। दरअसल भाजपा के उम्मीदवारों का चयन एंटी इनकम्बेंसी को नजरअंदाज करते हुए किया गया था और यह पार्टी की यूपी में हार के मुख्य कारणों में एक बनकर उभरा है। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र का कहना है कि योगी इस मामले में साफ बचे हुए हैं, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व के पास थी। उन्होंने कहा कि योगी को भाजपा के लिए एक तारणहार के रूप में देखा जाता है। उम्मीदवारों के चयन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जो लोग उनके खिलाफ बढ़ते आक्रोश के बावजूद जीते हैं,
वे निश्चित रूप से अपनी सफलता के कारणों का आत्मनिरीक्षण करते समय मोदी फैक्टर के साथ साथ योगी के योगदान को भी श्रेय देंगे। चलिए अब बात करते हैं उन 5 वजहों की जिनसे योगी सरकार का समीकरण बिगड़ा। नंबर 1 पर ओबीसी वोटर को एकजुट नहीं कर सकी भाजपा। ये बड़ी बात है कि ओबीसी वोटर जो थे यूपी में, उनको भाजपा एकजुट नहीं कर सकी। इसके पीछे बड़ी वजह अखिलेश का पीडीए कार्ड था। भाजपा जातीय समीकरण को देखकर मजबूत उम्मीदवार को भी नहीं उतार सकी। पूर्वांचल की कई सीटों पर कुर्मी वोटर इस बार पूरी तरह सपा की ओर शिफ्ट हो गया। राजभर और निषाद वोटर भी भाजपा के खाते में पूरी तरह नहीं आ पाया। दूसरी बड़ी वजह पुराने सांसदों को रिपीट करने से एंटी इनकम्बेंसी रही। ये बड़ी वजह रही, यानी पुराने सांसदों को रिपीट करना महंगा साबित हुआ। यूपी में भाजपा की हार के पीछे पुराने सांसदों को रिपीट किया जाना बड़ी वजह माना जा रहा है। चुनाव के दौरान ये सांसद जब जनता के बीच गए तो कई जगहों पर विरोध देखने को मिला। पश्चिम यूपी में अलीगढ़, एटा, कैराना, मुजफ्फरनगर और पूर्वी यूपी में प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बांसगांव आदि सीटों पर विरोध का सामना पार्टी को करना पड़ा। भाजपा ने यूपी की 48 सीटों पर पुराने सांसदों को रिपीट किया, जिनमें 20 चुनाव हार गए। स्पष्ट है, साफ है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। तीसरी बड़ी वजह, संघ के कैडर ने ग्राउंड से दूरी बना ली। इस चुनाव में देखने का मिला कि संघ के कैडर ने पूरी तरह दूरी बनाए रखी। चुनाव के दौरान ग्राउंड पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए संघ के कार्यकर्ता कम एक्टिव रहे। इसके पीछे की वजह अंदरूनी नाराजगी बताई जा रही है। संघ के पदाधिकारी बैठक में गए लेकिन प्रत्याशियों को जिताने के लिए ताकत नहीं लगाई। संघ के कार्यकर्ता कैडर के लोगों को टिकट नहीं देने और संगठन की रीति नीति से पार्टी के हटने की वजह से भी नाराज रहे। चौथी बड़ी वजह, संगठन और सरकार में तालमेल की कमी रही और ये दिखी भी चुनाव में। यूपी में पूरे चुनाव में संगठन और सरकार में तालमेल की कमी देखी गई, चाहे वह प्रत्याशी उतारना हो या फिर प्रत्याशियों के कार्यक्रमों में मंत्रियों की गैरमौजूदगी हो। प्रदेश प्रभारी विजयंत पांड्या भी ज्यादा वक्त यूपी को नहीं दे सके क्योंकि उन्हें खुद उड़ीसा से उतार दिया गया। यह भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के लोग प्रत्याशियों के चयन में अपनी बात भी नहीं रख पाए। उन्होंने बैठकों में हिस्सा लिया लेकिन उनकी राय नहीं ली गई। ये एक बड़ी वजह सामने आ रही है। पांचवी बड़ी वजह, बाहरियों पर भरोसा जताने पर अपने ही लोग नाराज हो गए। बाहरियों को मौका दिया गया, पैराशूट उतारे गए, जिससे अपने लोग नाराज हुए। भाजपा में एक बड़ा तबका नाराजगी का ये भी रहा क्योंकि यहां पर बाहरियों को मौका दे दिया गया। कुछ बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो 5 साल से तैयारी कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। इससे भी कई सीटों पर भाजपा में टकराव देखने को मिला। कई जगहों पर ऐसे प्रत्याशियों को भी अंदर खाने विरोध हुआ जिनका पार्टी से कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन उन्हें टिकट दे दिया गया। 4 पॉइंट में समझिए कि सपा इतनी मजबूत बनकर कैसे उभरी। यूपी में सपा को इतनी बड़ी संख्या में सीटें कैसे मिल गईं? तो पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पिछला विधानसभा चुनाव जो अखिलेश यादव हारे, उसके बाद लगातार 2 साल जो मिले उन्हें, इस बीच में वो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को तलाश कर रहे थे। उनकी शायद ही ऐसी कोई सभा या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो जिसमें उन्होंने पीडीए का जिक्र ना किया हो। वक्त के साथ उन्होंने पीडीए की नई परिभाषाएं भी गढ़ी। अखिलेश ने पीडीए के हिसाब से ही टिकटों का बंटवारा भी किया। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर बहुत फोकस किया। कैंडिडेट के नाम समय से पहले जारी किए। कई सीटों पर उन्होंने आखिरी वक्त में पीडीए फार्मूले को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी भी बदले, क्योंकि ग्राउंड पर कार्यकर्ता समीकरण के लिहाज से प्रत्याशियों की डिमांड कर रहे थे। दूसरा बड़ा पॉइंट, यादव मुस्लिम MY के बजाय दूसरी जातियों पर अखिलेश यादव ने फोकस किया। अखिलेश ने यूपी में अपनी 62 में से केवल 5 सीटों पर यादव और 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। उन्हें पता था कि इन 2 जातियों का वोट मिलता ही है, इसीलिए बाकी जातियों को साथ रखा। अखिलेश का प्रयोग
रिफ्लेक्शन आज नतीजों में भी दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी ने सीटें हासिल करी। सपा ने इस बार 62 में से 17 प्रत्याशी दलित उतारे। इनमें से मेरठ से पूर्व मेयर सुनीता वर्मा और अयोध्या से अवधेश प्रसाद जैसे नेताओं को टिकट दिया गया। अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर मुद्दे के बावजूद अयोध्या में भाजपा को हरा दिया। दलित बसपा के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। अखिलेश ने इस बार परिवार के बाहर एक भी यादव को टिकट नहीं दिया। 2019 में 37 सीटों में से 10 यादवों को टिकट दिए गए थे। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण रोकने को समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम आबादी वाली हिंदू सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कुछ 9 स्वर्ण और 30 ओबीसी प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। तीसरा बड़ा पॉइंट, 90% आबादी और ओबीसी में कुर्मी पटेल के समीकरणों को अखिलेश ने साधा। इस बार सर्वाधिक 10 टिकट कुर्मी और पटेल बिरादरी को दिए गए। 2019 के चुनाव में सपा 37 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन उसने केवल 3 टिकट इस बिरादरी को दिए थे। इस बार सपा ने गैर यादव पिछड़ी जातियों में निषाद और बिंद समाज के 3 प्रत्याशियों को भी टिकट दिया। यही वजह है कि इन जातियों का वोट इस बार भाजपा से शिफ्ट हुआ और वो समाजवादी पार्टी के खाते में चला गया। समाजवादी पार्टी ने जाट, गुर्जर, राजभर, पाल और लोधी समुदाय से एक-एक टिकट दिया। बागपत, कैसरगंज, डुमरियागंज और बलिया में ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। धौरहरा और चंदौली में क्षेत्रीय प्रत्याशियों को उतारा गया। अखिलेश ने पीडीए में 90% आबादी की हिस्सेदारी की बात की थी। उनके प्रत्याशियों के बंटवारे में इस 90% की हिस्सेदारी उन्होंने सुनिश्चित भी की। रणनीतिकार कहते हैं कि अखिलेश के टिकट बंटवारे ने यूपी में एक नए तरीके की सोशल इंजीनियरिंग को पैदा कर दिया। उन्होंने एम/बाई मिथ को तोड़ दिया, कुर्मियों को प्रत्याशी बनाया। यादव और कुर्मी एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने टिकट देकर इस बार खांचे को ब्रेक कर दिया। नंबर 4 बड़ा कारण, सपा और कांग्रेस के एक साथ आने से मुस्लिम वोटर्स एकजुट हो गए। यूपी में कुल 20% के लगभग मुस्लिम मतदाता हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मुस्लिमों को सारी दुविधा उनकी खत्म कर दी। इसके अलावा अखिलेश मुस्लिमों के मुद्दे पर हमेशा समुदाय के साथ रहे। बसपा प्रमुख मायावती बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी उतारने के बावजूद 0 पर रही। मुस्लिमों के 90% वोट ईडी गठबंधन के हो गए। यही वजह है ईडी गठबंधन ने बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट के बावजूद मुस्लिम बहुल सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर पश्चिम यूपी में। इस बार सपा ने 4 और कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। यही वजह है जो वेस्ट यूपी में भाजपा को बड़ा नुकसान के रूप में देखने को मिला। एक और रणनीतिकार का कहना है कि सपा की जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह अखिलेश और राहुल गांधी का साथ आना रहा। दोनों के हाथ मिलाने से जमीन पर बरकर मजबूत हो गया। सपा और कांग्रेस के कैडर ने एक दूसरे के लिए अच्छे से काम किया। मुस्लिम वोटरों ने एक मुश्त जीतने वाले प्रत्याशी को ही वोट दिया। अब बात कर लेते हैं कि इन नतीजों से यूपी में क्या कुछ बदलने वाला है। नंबर 1, सरकार में क्या बदलेगा, सरकार में क्या बदलाव होगा। अब यूपी सरकार में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरों का कद बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार तीनों वर्ग का वोटर सपा में शिफ्ट हुआ है। मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव हो सकते हैं, प्रशासनिक बदलाव भी हो सकते हैं। सरकार जनता में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ नए कार्यक्रम भी शुरू कर सकती है, ताकि एंटी इनकम्बेंसी दूर हो पाए। रोजगार के रास्ते तलाशेगी सरकार। नंबर 2, संगठन में क्या बदलाव हो सकते हैं। यूपी भाजपा में टॉप टू बॉटम लेवल पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बूथ से लेकर क्लस्टर और प्रभारी मंत्री तक बदले जा सकते हैं। इस चुनाव में संघ एक्टिव नहीं रहा, इसलिए संघ की नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। संगठन की
सरकार में सुनवाई न होना भी बड़ा मामला है। लंबे समय से भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत रही थी कि थाने और प्रशासनिक लेवल पर उनकी सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए सरकार और संगठन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश भी इस बार होगी। इसके साथ साथ अब सपा में क्या कुछ बदलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बड़ी सीटें हासिल की हैं। तो उत्तर प्रदेश में 7 साल से सपा सत्ता से बाहर है, नतीजे बूस्टर जैसा काम करेंगे। अखिलेश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वह सिर्फ मुसलमान और यादवों की ही पार्टी नहीं चलाते हैं। इस चुनाव में उनका इसका फायदा भी मिला है। अब सपा पीडीए फार्मूले पर काम करेगी और ब्रांडिंग करेगी। सपा देश की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी भी बन गई है, इसलिए वह इंडी गठबंधन और में भी उसकी बड़ी भूमिका रहेगी। अगर ईडी गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करती है तो उसमें अखिलेश का रोल सबसे बड़ा और अहम होने वाला है। कुछ समय के लिए अखिलेश दिल्ली भी शिफ्ट हो सकते हैं। अब कांग्रेस में क्या बदलने जा रहा है? कांग्रेस को तो बड़ी विजय मिली है यूपी में। 6 सीटों से कांग्रेस बहुत उत्साहित है। उनके कैडर में नया जोश आ गया है। पार्टी का सबसे ज़्यादा फोकस यूपी में अपने कैडर को दोबारा मजबूत करना है। राहुल वायनाड के बजाय रायबरेली सीट को बरकरार रखकर ये संदेश भी दे सकते हैं कि गांधी परिवार यूपी के साथ है। राहुल, प्रियंका और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में गांधी परिवार यूपी में पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। संगठन को खड़ा करने में प्रियंका गांधी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।